Hello, friends. How are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna, and today's video is all about The Quarrel, a poem from 6th class NCERT book of English. आज की जो पोइम है हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को थ्रू पोइट्री. क्लियर? इस पोइम में ओवरऑल बताया गया है उन फीलिंग्स को जो हम सब रिलेट कर पाएंगे. हम सभी अपने सिबलिंग्स के साथ कभी ना कभी ज़रूर लड़े होंगे, हमारे बीच झगड़ा हुआ होगा और वो झगड़ा जो है वो बिना किसी रीज़न के होता है और उससे हमारे रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उस सारी चीज़ को हम आज इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. इसको लिखा है एलिनर फर्जीन ने. इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. एलिनर फर्जीन क्रिएटेड एन्चांटिंग पोएम फॉर चिल्ड्रन. एन्चांटिंग पोएम होती हैं जिनको वो बोल बोल के सुनाते हैं. ये बच्चों के लिए पोइट्री लिखती थी. इंस्पायरिंग ए लव फॉर लिटरेचर थ्रू हर प्लेफुल लैंग्वेज. उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, वो बहुत प्लेफुल लैंग्वेज में बच्चों को जो समझ आ जाए ऐसी लैंग्वेज में अपनी पोइट्रीज लिखा करती थी. और उनकी थीम रिलेटेबल थीम है. कई बार जो पोइट हैं और ऑथर हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज और फिलोसफिकल थॉट को यूज़ कर लेते हैं जो समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो पोएम थी उसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. तो पढ़ते हैं इनकी पोएम. बहुत ही प्यारी सी पोएम है बहन भाई के झगड़े के बारे में, कि कैसे बिना वजह उनका झगड़ा होता है, कैसे वो एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, कैसे बात बढ़ती चली जाती है और कैसे फिर वो उस बात को खत्म कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि जब हमारी जैसे किसी से लड़ाई हुई तो वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है. बहन भाई का जो झगड़ा होता है, झगड़ते भी ज़रूर हैं पर उससे उनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो इस पोएम के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे. इसकी जो मेन थीम है, अब ये थीम क्या होती है? जो पोएम है वो किसी एक थीम पे लिखी जाती है, यानी कि वो बेसिकली हमको बताना क्या चाहती है पोएम. ये मेनली हमें सिबलिंग्स के रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में बताएगी, जैसे किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, और अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगी कि मतलब मान लो दो लोगों में झगड़ा हुआ और उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया या अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया तो उनका रिश्ता कैसे ख़राब हो सकता है. और अगर उन्होंने इन दो की पॉइंट्स को पकड़ के रखा, कॉन्फ्लिक्ट किया, तो किस तरीके से उनका जो रिलेशन है वो बच सकता है. इमोशनल ग्रोथ. अब देखो इसमें इमोशनल ग्रोथ कैसे होती है. वो जो फाइट है जब वो स्टार्ट होती है तब बिल्कुल लोअर इमोशन होता है. ऐसा स्टार्टिंग में तो नहीं होता ना कि इससे हमें कोई नफरत है, बट जैसे जैसे फाइट जाती है वो बिल्कुल रेज हो जाता है. उसके बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तब दिमाग शांत हो जाता है. उस इमोशनल ग्रोथ को इसमें दिखाया गया है. Here is the first stanza of the poem. I quarreled with my brother. मैं अपने भाई से लड़ी या मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया. I don't know what about. ये बड़ी ही आयरनी वाली बात है कि झगड़ा भी हो गया और रीजन किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट रीजन था क्या. One thing led to another. एक चीज हुई
उसके ऊपर दूसरी चीज होती गई और इस तरीके से वो झगड़ा बढ़ता चला गया। होती है ना, जैसे पहले मान लो उसने बोला होगा कुछ भी, मान लो छोटी सी चीज के ऊपर हो जाता है, रिमोट लाने के लिए, फोन लाने के लिए, चार्जर लाने के लिए उसने उसको बोला कि तूने उस दिन मुझे पानी नहीं दिया था, या तूने मुझे चार्जर नहीं दिया था, तूने मुझे एसी का रिमोट नहीं दिया था। इस तरीके से बातें बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और इस तरीके से हमारा जो झगड़ा है ना वो हो गया, हमने पूरा रायता फैला दिया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी शुरुआत थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, पर जो इसका एंड था ना वो बड़ा मजबूत था। मतलब छोटी सी लड़ाई थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो बहन भाई की लड़ाई थी, क्या ही लड़ाई होगी, उसने उससे पानी का गिलास मंगवाया होगा, रिमोट मांग लिया होगा, फोन मांगा होगा, बुक मांगी होगी, और चीजें बढ़ती बढ़ती घमासान लड़ाई में बदल गई। ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, वो कहता रहा कि वो सही है, पर मैं तो क्या जानती थी कि वो गलत है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है पोइट ने? द फर्स्ट स्टैंजा सेट द सीन फॉर अ सिबलिंग quarrel, capturing their emotion and perceptive vividly। जो उनका दृष्टिकोण होता है ना वो अलग अलग होता है, उनका परसेप्शन, थिंकिंग अलग होती है। हर किसी को लगता है कि वो सही है, दूसरे ने बिना वजह उससे झगड़ा किया है। Through relatable imagery, the poem highlights the escalation of conflict and the feeling of frustration that arise between siblings। जो ये पोएम है वो रियल लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए बता रही है कि किस तरीके से जो फ्रस्ट्रेशन है हमारी फीलिंग्स की वो बढ़ती चली जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। छोटी सी पोएम है, 2 स्टैंजा ही है इसमें। वी हेटेड वन अनदर, अब लगभग ऐसा था कि हम एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जो दोपहर है वो बिल्कुल काली हो गई थी। अच्छा, दोपहर कैसे काली हो गई? मान लो 2 बहन भाइयों का झगड़ा हो गया, अगर झगड़ा नहीं होता तो दोनों अच्छे से खेलते। आफ्टरनून में मम्मा के सोने के बाद, या फिर मम्मा अपने काम में बिजी है तो वो दोनों बहन भाई दोपहर को खेलते, बट उनकी लड़ाई हो गई तो उसकी वजह से एक अलग लेटा हुआ है, दूसरा अलग है, और उनकी आफ्टरनून एक तरीके से पूरी बर्बाद हो गई। देन सडनली माई ब्रदर थॉप्ड मी ऑन द बैक, वो गुस्सा होके बैठी थी बिल्कुल अलग, तो उसके ब्रदर ने, मान लो ये गुस्सा हो गई, ये लड़की है, तो फिर वो ही आया उसके पास, उसका भाई, और उसको बैक पे थोड़ा सा पैट किया और कहा, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, दोपहर तो हमने बर्बाद कर दी, चलो छोड़ो भी, अब क्या पूरी रात खराब करनी है। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, वो बोल देता है कि चलो ठीक है मेरी गलती थी, अब छोड़ो भी, क्या दोपहर की तरह तुम्हें रात भी खराब करनी है। तो फिर क्या हुआ, जब एक ने गलती को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को लगा कि यार उसका कितना बड़ा दिल है, शायद वो ही सही था। उसके बाद बहन भी सोचने लग गई। अब तक तो उसको एकदम गुस्से में, ईगो में लग रहा था कि मैं सही हूँ, ये गलत है, ये मुझसे बिना वजह लड़ा है। लेकिन जब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि चलो छोड़ो मैं गलत हूँ, तो उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। और इस तरीके से कौन सही हो गया? वो भाई सही हो गया, वो सही हो गया जिसने लड़ाई को खत्म करने के बारे में सोचा। In stanza 2, the children find reconciliations after their quarrel, showcasing the importance of forgiveness। यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमें
इम्पोर्टेंस बता रहे हैं फॉरगिवनेस की, कितनी इम्पोर्टेंस होती है। जब हम दूसरे को क्षमा कर देते हैं ना, फॉरगिव कर देते हैं, तो वहां पर हम सही हो जाते हैं। देयर इमोशन शिफ्ट, उनके जो इमोशन है एकदम से बदल जाते हैं। ये तो वही वाला हो गया, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। फ्रॉम एंगर टू जॉय, अब तक उनमें क्या भरा था, गुस्सा, अब क्या आ गया, उत्साह आ गया। उसको भी लगा हाँ भाई ये सही है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मेरी गलती है। demonstrating that understanding each other can heal conflicts and strengthen sibling bond। जो सिबलिंग्स होते हैं उनके बॉन्ड को इतना मजबूत कौन बनाता है, क्या चीज है कि बार बार लड़ाई करने के बाद भी वो फिर से एक हो जाते हैं। बाकी जो रिलेशनशिप है उनमें ऐसा नहीं हो पाता, बट सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में ऐसा कैसे हो जाता है। तो देखो, किसी भी रिलेशनशिप में ये पॉसिबल है, सिर्फ एक चीज है, वो है अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझना है और स्ट्रेंथ देनी है अपने रिलेशन को। एक बार समरी कर लेते हैं की पॉइंट्स, इस पोएम में क्या क्या सीखा। तो द पोएम illustrate how quarrel between siblings can arise over trivial matter leading to temporary discord। उन दोनों के बीच के अलगाव को, लड़ाई को दिखाया गया है इसमें। इमोशन रिजोल्यूशन, it emphasizes the importance of making up, showing that communication and understanding can heal wounds। communication और understanding दो ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े जख्म को भी भर सकती हैं। अगर आज इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है जो आप नोट करेंगे वो ये ही है, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कैन हील वाउंड्स, एवरी वाउंड्स आई वुड से। वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, हमें अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करनी चाहिए। अल्टीमेटली it conveys that siblings bond are precious and resolving conflicts can strengthen those connections। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे बीच हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करके हमें अपने प्रीशियस जो कीमती रिलेशनशिप है उसको बचाना ही चाहिए। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है पोएम से। दिस पोएम हाईलाइट इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट सिबलिंग रिलेशनशिप। ये पोएम हमें बहन भाइयों के प्यार और उनके रिश्ते के बारे में बताती है। अंडरस्टैंडिंग इज द की टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी रिश्ते में लड़ाई को सुलझाने का एक ही तरीका है, वो है अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना। क्लियर। तो जब भी कभी लड़ाई होगी तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रिकॉग्नाइजिंग द इशू एंड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। दूसरे की फीलिंग्स को समझो और जो मेन मुद्दा था, जो मेन रीजन था वो रिकॉग्नाइज करो। अगर तुम्हें रीजन याद नहीं है तो वो लड़ाई नहीं है। कम्युनिकेशन कैन सॉल्व ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। कम्युनिकेटिंग ओपनली टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। आपस में बातचीत करते रहो ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस। एक कॉमन ग्राउंड रखो और अपने बीच की दूरियां खत्म करो। एम्ब्रेसिंग फॉरगिवनेस एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप। दूसरे को छोटी मोटी गलती पे माफ भी कर देना चाहिए ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो मजबूत रहे। Thank you very much for watching. See you soon with the next video of importance. If you like the video, please subscribe our channel, like and share.